टू ऑल स्टूडेंट। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि हम लाइक आपका मैं जूलॉजी के साथ एक दिन जूलॉजी और एक दिन बॉटनी शुरू करूँगा। थोड़ा-सा आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी बट कि एक्चुअली क्या है ना कि आपका सिलेबस काफ़ी बड़ा है और आई लिसन क्योंकि मेरी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि मुझे बहुत टेंशन होती है अगर सिलेबस आपका ओवर नहीं होता तो। एज़ अ टीचर मेरी ज़िम्मेदारी है कि आपका सिलेबस टाइम पे ओवर होना चाहिए और अच्छे से ओवर होना चाहिए एट दो सो दैट लाइक यू कैन डू बेटर इन अ बायोलॉजी। ठीक है? सो दैट्स व्हाई मैं आपका बॉटनी शुरू करने जा रहा हूँ आज से। चलिए, आपका बॉटनी में मैं सबसे पहले प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट करूँगा। प्लांट फिजियोलॉजी में हमारे 2 टॉपिक आते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी 1 एंड प्लांट फिजियोलॉजी 2। चलिए, प्लांट मैं आपका भी स्टार्ट करूँगा प्लांट फिजियोलॉजी सेकंड, क्योंकि प्लांट फिजियोलॉजी में प्लांट फिजियोलॉजी का जो प्लांट फिजियोलॉजी 1 है, प्लांट फिजियोलॉजी 1 के आपके अभी कहने का मतलब है क्योंकि आपका जो सिलेबस आने वाला है, जो रिफाइंड होके आने वाला है, रिफाइन होके, उसमें जहाँ तक होने के चांसेस हैं कि आपके प्लांट फिजियोलॉजी के मैक्सिमम चैप्टर हटा दिए जाएँगे, जो कि एनसीईआरटी ने यही किया है। और प्रोबेबली अगर आरबीएसई भी एनसीईआरटी को, सीबीएसई को फॉलो करता है, तो आपके प्लांट फिजियोलॉजी के सारे चैप्टर हट जाने चाहिए। ठीक है? हार्डली एक चैप्टर रहेगा। और प्लांट फिजियोलॉजी 2 के अंदर आपके जो चैप्टर आते हैं जैसे कि रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, इनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन फोटोसिंथेसिस से 2-3 क्वेश्चन फिक्स है। रेस्पिरेशन से 1-2 क्वेश्चन फिक्स है जो रिपीटेडली पूछे जाते हैं। सो दैट्स व्हाई पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ तो मुझे आगे आपको पढ़ाना आसान होगा। इसमें आपके रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, नाइट्रोजन साइकिल एंड प्लांट ग्रोथ, हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे आप। ठीक है? सो फ्रॉम दिस टाइम आई स्टार्ट योर रेस्पिरेशन। ओके? चलिए, रेस्पिरेशन बेसिकली क्या है, देखिए यहाँ पे हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे लाइक देयर इज रेस्पिरेशन वी कैन स्टडी बाय टू वेज, फ्रॉम अ ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड फ्रॉम अ सेलुलर फिजियोलॉजी। यहाँ पे लाइक द रेस्पिरेशन इज अ पार्ट ऑफ द बॉटनी हियर। ठीक है? सो इट मीन्स obviously we study the respiration in a plant, but the same kind of mechanism it occur in human as well कि जो cellular level हम like we study about the cellular respiration. Okay, cellular respiration and same this kind of cellular respiration occur in a human की बात करें, plant की बात करें, cellular respiration का जो तरीका है, जो way है, it is totally same। आप देख लीजिएगा क्योंकि दोनों लिविंग है, दोनों ऑलमोस्ट आपके डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है, तो अगर आप ह्यूमन फिजियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, जब आपको लंग्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 लेते हैं, द टाइप्स ऑफ सेल्स आर इन्वॉल्व, टाइप्स ऑफ लाइफ, द सिस्टम एंड सेल्स आर इन्वॉल्व इन दिस absorbing O2 and releasing of CO2 as well as सिस्टम एंड मैकेनिज्म, जो पर्टिकुलर पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। ओके, इसकी और भी बहुत कुछ हम पढ़ेंगे लाइक ह्यूमन फिजियोलॉजी का पार्ट है। हियर वी विल टॉक अबाउट द सेलुलर फिजियोलॉजी, मतलब सेलुलर लेवल पे जो रेस्पिरेशन होता है, दैट वी विल टॉक अबाउट। अब जैसे कि एक वर्ड ही रह गया आपका फिजियोलॉजी। सबसे पहले मन में ये क्वेश्चन है, फिजियोलॉजी क्या होता है? इन ए फिजियोलॉजी वी स्टडी अबाउट द फंक्शन। फिजियोलॉजी मतलब फंक्शन। The function, it may be like in a plant, the function we can study in a humans, function we can study in a fungus, the function system we can study in algae, in a bacteria also। बैक्टीरिया फिजियोलॉजी भी होती है, फंगस फिजियोलॉजी भी होती है, एल्गी फिजियोलॉजी भी होती है, बट वो आपके कोर्स में नहीं है। आपके में से दो ही फिजियोलॉजी, एक प्लांट की और एक ह्यूमन की। ठीक है? सो physiology, when you study about the function of anything occur in any kind of living organism, it may be plant, it may be human, it may be any kind of lower living organism। तो यहाँ पे हम जो रेस्पिरेशन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जो सेलुलर लेवल पे होता है, या वो रेस्पिरेशन है। नो डाउट इट्स अ पार्ट ऑफ बॉटनी। तो बॉटनी इट मींस द रेस्पिरेशन वी आर टॉकिंग अबाउट इन अ प्लांट व्हिच अकर इन अ प्लांट, बट द सेम काइंड ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन अकर इन अ ह्यूमन एज वेल। ध्यान रखना, ह्यूमन में कोई डिफरेंट काइंड का सेलुलर रेस्पिरेशन नहीं होता। अगेन आई एम टेलिंग यू, इट्स अ पार्ट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। क्लियर? चलिए, all the life required for all the energy the required for a life process is obtained by the oxidation of some macromolecule that we call a food। देखिए सिंपल सी बात है, हम खाना खाते हैं, ओके, लाइक वी जस्ट टेक चपाती, राइस, फ्रूट्स, डिफरेंट वेजिटेबल्स, समटाइम जंक फूड एज वेल लाइक पिज्जा, बर्गर हमें बहुत पसंद होते हैं, और हम कहते हैं कि हम मानते हैं दे प्रोवाइड अस एनर्जी। हम कुछ भी खाते हैं, हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, हम लिपिड लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, दे प्रोवाइड अस एनर्जी। ठीक है? अब हम इसमें वो पढ़ेंगे कि हाउ दे प्रोवाइड एनर्जी। हमें कैसे पता कि हमारी सेल्स के अंदर, हमने आज चलो फॉर एन एग्जांपल लंच में पराठे खाए, आलू के पराठे खाए आपने विद बटर एंड विद कर्ड, विद इवन पिकल आल्सो। ओके, सो आपने खा लिया, आपका काम तो खत्म हो गया। आपका खाना, आपका काम सिर्फ हाथ से, आपका काम कहाँ होता है? सिर्फ हाथ का और यहाँ तक का काम होता है। उसके बाद सारा काम आपकी बॉडी करती है।
ठीक है। अब हमें तो पता है कि हमने चपाती ली और पराठा लिया और जस्ट वी लाइक पुट इट इन आवर माउथ और सब। नाउ दिस सेकंड प्रोसेस इट विल टेकन बाय योर बॉडी। अब आपको कुछ नहीं करना, आप थोड़ी ना अपना हाथ अंदर डाल के डाइजेस्ट करोगे। सेम एवरीथिंग इज डन बाय योर बॉडी। अब वो जो बॉडी के अंदर कैसे मॉलिक्यूल्स के थ्रू, मैक्रो मॉलिक्यूल्स के थ्रू एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है, हियर वी विल टॉक अबाउट इट। ओके, चलिए। ऑल द ग्रीन प्लांट साइनोबैक्टीरिया। अब देखिए, अगर आप रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो रेस्पिरेशन के लिए क्या होता है कि हम फूड लेते हैं और डाइजेस्ट करके उसे एनर्जी लेते हैं। तो उस एनर्जी का जो एक्सट्रैक्शन मैकेनिज्म है वो हम पढ़ेंगे कि सेल लेवल पे कैसे एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है थ्रू द डाइजेशन ऑफ डिफरेंट मैक्रोमोलिक्यूल्स। ओके, दे मे बी कार्बोहाइड्रेट, दे मे बी लिपिड और दे मे बी प्रोटीन। ओनली ग्रीन बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया कैन प्रिपेयर देयर ऑन फूड। अगर हम बात करें जो ग्रीन बैक्टीरिया है, जो ग्रीन प्लांट है सॉरी, साइनोबैक्टीरिया जो है ये केवल अपने फूड को बना सकते हैं और जिसे हम ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। एंड वी एज ए एनिमल्स दे डिपेंडेंट ऑन दिस ग्रीन प्लांट्स, क्योंकि इन्हीं से हम खाना लेते हैं और इनसे हमें एनर्जी मिलती है और उसको हम डाइजेस्ट करके अपना वर्क चलाते हैं। तो आपकी लाइफ में जो भी आप लेते हो, कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज, लिपिड, लैक्टोज, एवरीथिंग वी जस्ट टेक फ्रॉम द ग्रीन प्लांट। हम ग्रीन प्लांट से लेते हैं और वो हम उसको डाइजेस्ट करके एनर्जी को यूज करते हैं। तो मतलब ultimately we are taking everything and we are almost dependent on the plants। और plants कैसे बनाते हैं फूड को? by the synthesis through the sunlight की sunlight का like they do the some analysis, मतलब इसको chemical modification करते हैं और they convert the sun energy into a chemical energy। वो केमिकल एनर्जी आपके केमिकल कंपाउंड्स होते हैं। सो अल्टीमेटली व्हेन इट मींस, जैसे फॉर एन एग्जांपल प्लांट ने कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन किया थ्रू द photosynthesis, ultimately they take a sunlight and they form a carbohydrate और वो कार्बोहाइड्रेट हम लेते हैं and we do the digestion। तो अल्टीमेटली जब हमने कार्बोहाइड्रेट लिया, उसका डाइजेशन किया और उसमें एनर्जी मिली, तो वो एनर्जी कुछ नहीं है, वो एनर्जी आपकी सन एनर्जी है जो प्लांट ने फिक्स करके आपको दी है। सो अल्टीमेटली इसलिए तो हम सन की पूजा करते थे पहले के टाइम पे, इवन आज भी करते हैं। पहले तो इवन सन की ही पूजा होती थी, आज सन की पूजा होती है। पहले सन को क्या है कि नो डाउट सन भगवान है, क्योंकि वो आपकी जो बॉडी में एनर्जी है ना, जिसकी वजह से आप पढ़ पाते हो, कूद पाते हो, खेल पाते हो, क्रिकेट मैच में हल्ला मचा पाते हो, वो सब सन एनर्जी आपको मिल रहा है। अल्टीमेट आपको इनडायरेक्टली आपको सन एनर्जी ही है वो आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है, चलिए। Only cells containing a chloroplast, they are most often located in the superficial layer, carry out of synthesis। जैसे कि जो प्लांट्स की मैं बात कर रहा हूँ, प्लांट सेल्स जो होती है प्लांट की लीफ के ऊपर, मतलब अपर लेयर में सुपरफिशियली फिक्स होती है क्लोरोप्लास्ट के सेल्स, जिससे कि वो आसानी से सनलाइट को ट्रैप कर सके। अगर वो थोड़ा सा नीचे की तरफ सेल्स होंगी ना, मतलब एपिडर्मिस हो गया, एपिडर्मिस थोड़ा सा नीचे की तरफ सेल्स होंगे, तो सनलाइट को प्रॉपर कैच नहीं कर पाएंगी। Hence, even in a green plant, all over the organ, tissue and cells are the non-green, need food for oxidation. Hence, food has to be translocated on non-green parts. Like we are non-green parts. Like for an example, plants synthesize their own food. Okay, उसके बाद में वो ट्रांसलोकेट किया जाता है और फिर उसके बाद में that we get it। ये फूड चेन के थ्रू किया जाता है, मतलब फूड चेन के थ्रू फूड का ट्रांसलोकेशन होता है फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द देयर कंज्यूमर्स। ठीक है, फूड चेन आपने नहीं पढ़ा होगा, मैं पढ़ा दूंगा एनवायरमेंट में इनके अंदर। ओके, सो ये अगर आप देखिए, एक तरह का ट्रांसलोकेशन होता है नेचुरल, दूसरा ट्रांसलोकेशन होता है आर्टिफिशियल। अगर आप नेचुरल ट्रांसलोकेशन की बात करेंगे तो होते हैं आपके फूड चेन। आर्टिफिशियल ट्रांसलोकेशन की बात करेंगे तो आप कह सकते हो कि फॉर एन एग्जांपल, कैसे आपने ट्रक गया, उन्होंने सारे फ्रूट्स को उसमें भरा और आप तक लेके आ गया। सो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ट्रक, इट्स आर्टिफिशियल ट्रांसलोकेशन। क्लियर? आपके मन में क्वेश्चन आता होगा सर कि सर ये प्लांट सारा खुद बनाते हैं तो खुद क्या खाते हैं? ये खुद अपना ही, जैसे क्या होता है, ये प्लांट्स की खास बात क्या है कि जितना ये फूड बनाते हैं उसका 1% पार्ट ही अपने पास रखते हैं और 99% पार्ट वो आपको देते हैं। और उनका बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसे बना हुआ है कि इनको ज़्यादा भूख लगती नहीं है, क्योंकि इनकी सेल्स में क्या होता है, इनकी सेल्स जो अगर देखेंगे प्लांट सेल्स, इसका 90% पार्ट वैक्यूल ने कवर कर रखा है, केवल 10% पार्ट ही इसका प्रोटोप्लाज्म होता है। और प्रोटोप्लाज्म को फूड एनर्जी की जरूरत होती है हमेशा, तो 10% पार्ट ही प्रोटोप्लाज्म बचा तो कम फूड की जरूरत होगी, और कम फूड की जरूरत होगी तो दैट्स वाई बहुत कम फूड लेंगे। और हमारी सेल्स के अंदर 80% 90% प्रोटोप्लाज्म है, तो हमें ज्यादा फूड चाहिए, हमें ज्यादा भूख लगती है। ठीक है, Animals are the heterotrophic, that's why they obtain a food from a plant. Indirectly herbivorous, indirectly carnivorous। Carnivorous मतलब जैसे कि जो एनिमल जो आपके शेयर नॉन दे आर carnivorous। Saprophytic like a fungus are dependent on the dead and decaying matter। अब जैसे कि फंगस की बात करें, they are a saprophytic organism, वो dead और सम डिकेइंग मैटर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, और मतलब इनको क्या है कि इनको की लिविंग होस्ट नहीं चाहिए,
ये जैसे कि कुछ ऐसी फंगस होती है, इवन कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो कि जैसे जो चीज़ खत्म हो गई उस पे ही वो मर गई, उसके ऊपर वो डिपेंडेंट रहते हैं। आपने देखा होगा कि अगर एक चपाती है, आप कुछ टाइम के लिए उसको घर से बाहर रख दीजिए, 2 दिन के अंदर या 2 दिन के 1 ही दिन के अंदर वो धीरे-धीरे पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। सेम प्लांट आपका जो गिर जाता है कटने के बाद में, कुछ समय के बाद में पूरी तरह से वो डैमेज हो जाता है, खत्म हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है ड्यू टू दिस प्रोसेस। सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसको हम जिसको हम नेचर स्कैवेंजर्स कहते हैं, और नेचर के स्कैवेंजर्स हैं, और मतलब क्लीनर्स होते हैं ये बेसिकली। सेलुलर रेस्पिरेशन deal with the mechanism of breakdown of a food material within a cell to release energy, okay, and trapping of this energy for synthesis of the ATP। देखिए मैं आपसे बोल रहा हूँ ना, ये है सेलुलर रेस्पिरेशन। ये क्या करता है, ये आपके फूड मटेरियल को ब्रेक डाउन करता है और उसके बाद एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन उस एनर्जी को एटीपी के फॉर्म में फिक्स कर दिया जाता है। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आप जब खाना खाते हो दिन में खाना खाता है, आपको नींद आती है, सबको आती है, एक नेचुरल मैकेनिज्म है। क्या होता है कि जब आप खाना खाते हो तो आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद में खाना आपने खाया, तो खाना खाने के बाद में क्या होता है कि आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा एनर्जी बन जाती है, क्योंकि सेलुलर डाइजेशन शुरू हो जाता है। अब वो जैसे बहुत ज़्यादा एनर्जी इतनी ज़्यादा बन जाती है कि वो आपकी बॉडी से एज ए हीट निकलना की कोशिश करती है, ऐसे बॉडी की हीट निकलने की कोशिश करती है। और जब वो आपकी बॉडी से एज ए हीट बाहर निकलती है तो उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आप लेजी हो जाते हो, क्योंकि आपको नींद आती है, क्योंकि आपकी बॉडी से हीट निकल रही होती है, एंड यू आर नॉट यूटिलाइजिंग इट। आप यूटिलाइज नहीं कर रहे हो उसको। अगर आपको नींद भगाने का तरीका क्या है, आप कोई दूसरा काम शुरू कर दीजिए, आप कोई एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए, देखिए नींद कैसे भग जाती है। हाँ, टाइम लगेगा, ऐसा नहीं कि आज ही शुरू कर दोगे तो 2 दिन के अंदर इमीडिएटली नींद चली जाएगी। थोड़ा दिक्कत होगी, क्योंकि हैबिट चेंज करने में थोड़ी दिक्कत तो होती है। 1 वीक के अंदर आपकी हैबिट चेंज हो जाएगी, क्योंकि अब आपकी बॉडी जो हीट निकल रही थी, जो वेस्ट हो रही थी, वो आप यूटिलाइज कर रहे हो। इवन बॉडी भी एटीपी बना, लेकिन बॉडी भी ध्यान रखती है, आपकी सारी एनर्जी को बाहर नहीं जाने देती, वो एटीपी बना लेती है। क्योंकि कोई भी जो कन्वर्जन है, कहने का मतलब आपकी जो हीट निकली, उन्होंने उसको एटीपी मॉलिक्यूल में ट्रैप कर लिया। अदरवाइज क्या है, सारी हीट बाहर निकल जाएगी, लेकिन 100% ट्रैपिंग नहीं होती है, 10% हीट बाहर निकलती है, और उसकी वजह से आपको नींद आती है। और 90% ऑफ हीट जो 90% जो ऑफ एनर्जी है वो एटीपी में ट्रैप हो जाती है। और ये जो नींद होती है ना, ये जो नींद होती है सिर्फ लाइक ए फॉर इंस्टेंट टाइम। अगर आपने अगर आपने ये सोच लिया कि मैं नहीं सोऊंगा, तो बिलीव मी आपको नींद नहीं आएगी। लेकिन अगर इसके लिए आपको अपना काम दूसरी साइड ले जाना पड़ेगा, आपको डाइवर्ट करना पड़ेगा अपने काम को, आप बैठे बैठे सोचो नहीं सोऊंगा नहीं सोऊंगा नहीं सोऊंगा, पक्का नींद आएगी। सो दैट्स वाई जो ये ट्रांसफॉर्मेशन में जो लॉस होता है 10% एनर्जी का, ये आपको नींद के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अदरवाइज 90% तो एटीपी में स्टोर होकर सेल में स्टोर रहती है, और ये एटीपी में इसलिए स्टोर होती है कि जरूरत पड़े भैया जब यूज करो, वरना तुम तो सारी एनर्जी बाहर निकाल दोगे। ठीक है, चलिए। Photosynthesis of course take place within the chloroplast and in the eukaryotic with the breakdown of some complex molecule to provide energy cytoplasm in the mitochondria also in a eukaryotic। देखिए कहने का मतलब है कि जो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों अपोजिट मैकेनिज्म है। फोटोसिंथेसिस में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक का फॉर्मेशन होता है जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, लेकिन रेस्पिरेशन में उसी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को तोड़ा जाता है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। हमारी बॉडी के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। जो आप जो खाना खाते हैं उसका जो डिकम्पोजिशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ओके, तो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन बहुत सारा अपोजिट फिनोमिना। फोटोसिंथेसिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, रेस्पिरेशन और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को तोड़ता है। तो फोटोसिंथेसिस में जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड टूट के एनर्जी निकालते हैं, ओके, जो एनर्जी बनाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया उसी को तोड़ देता है। तो कंपाउंड जैसे कि आपके सी एंड सी बॉन्ड, जो बॉन्ड जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल एक केमिकल कंपाउंड है जिसमें आपका सी बॉन्ड सी, तो होता है क्या है बेसिकली, ये इस कंपाउंड को तोड़ा जाता है, इस बॉन्ड को तोड़ा जाता है, और उस बॉन्ड को जैसे ही आप तोड़ते हो तो उससे एनर्जी निकलती है। ठीक है, मतलब एनर्जी निकली। अब ये जो एनर्जी है, अगर ये जो एनर्जी निकली है, इस एनर्जी को आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करोगे। हमारी सेल्स क्या करती हैं, इस एनर्जी को कन्वर्ट कर देती हैं एटीपी के अंदर, लेकिन स्टिल पूरी तरीके से कन्वर्जन 100% तो कभी नहीं होता। आपको ही पता है थर्मोडायनेमिक्स का लॉ है। तो क्या होता है कि ये कन्वर्जन 100% ना होके 90% रह जाता है। एक मिनट, तो मतलब मान के चलो एटीपी 90% बने और 10% आपकी एनर्जी वेस्ट निकल जाती है। तो आप इस 10% एनर्जी का यूटिलाइज कर सकते हो। कैसे? अदर काम में थोड़ा ध्यान लगा के,
लेकिन आपको ये यूटिलाइज कर सकते हो, अदरवाइज क्या है कि हैबिट खराब हो जाती है, फिर आपको दिन में नींद आती है। इस 10% एनर्जी की वजह से ही आपको नींद आती है, बट यू कैन यूटिलाइज इट। और ये हैबिट मैंने खुद ने भी चेंज की है। पहले मुझे नींद आती थी, आज लाइक इट्स डिपेंड ऑन मी। मैं चाहूंगा तो मैं दिन में सोऊंगा, अगर मैं नहीं चाहता तो मैं बिल्कुल नहीं सोता। अगर काफी लोग होते हैं एडिक्टेड होते हैं नींद के, दिन की नींद के, क्योंकि उनको उनके उनके खुद का बस नहीं। आज मेरा कंट्रोल खुद पे है, मैं अगर चाहूंगा तो मैं डे स्लीप लूंगा, अदरवाइज मैं नहीं चाहता तो बिल्कुल नहीं लूंगा। ठीक है। और साइंस भी ये कहता है कि दिन की नींद ठीक नहीं होती। ठीक है, मैं बाद में बताऊंगा क्यों ठीक नहीं होती। The compounds that are oxidizable during the process are known as respiratory substances। जो कंपाउंड ऑक्सीडाइज होके आपको एनर्जी देते हैं उसको रेस्पिरेटरी कंपाउंड्स कहते हैं। और सबसे बेस्ट रेस्पिरेटरी कंपाउंड्स होता है ग्लूकोज, जो कई बार मेडिकल एंट्रेंस में पूछा गया है। सबसे बेस्ट रेस्पिरेटरी कंपाउंड्स कौन सा है? ग्लूकोज होता है। यूजुअली कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, जब वो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो बेसिकली आपके जब ब्रेक डाउन होके एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इवन ऑर्गेनिक एसिड्स भी रेस्पिरेटरी सब्सटेंसेस की तरह काम कर सकते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे एल्कोहलिक एसिटिक एसिड, अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल जब आप कोई पर्सन अल्कोहल लेता है तो वो ऑर्गेनिक एसिड में एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होता है, फिर एसिटिक एसिड्स के बाद में उससे एनर्जी को लिया जाता है। तो जैसे अगर आप कोई पर्सन अल्कोहलिक है तो बॉडी भी अल्कोहल को डाइजेस्ट करना जानती है, बट अप टू सम लेवल। तो बॉडी क्या करती है, उस अल्कोहल को एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर देती है और उससे रेस्पिरेटरी सिस्टम चला के उससे एनर्जी रिलीज कर लेती है। लेकिन कोई पर्सन ज्यादा लेने लगता है अल्कोहल, तो क्या होता है कि उसको जो कन्वर्ट करने वाले जो एंजाइम है, अल्कोहल को एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करने वाले एंजाइम से उनकी कमी पड़ जाती है। सो जो कंपाउंड्स ओके, जो कंपाउंड्स आप एज ए रेस्पिरेटरी सब्सटेंसेस होते हैं, जो आपके रेस्पिरेटरी सब्सटेंसेस होते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट है, लाइक योर एनीथिंग, इट कैन मे बी एनीथिंग, ये सब आपके कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, ऑर्गेनिक एसिड, ये रेस्पिरेटरी सब्सटेंसेस होते हैं, क्योंकि इनको ब्रेक करके आपको एनर्जी मिलती है। ठीक है। During the oxidation within a cell, all energy contained in a respirator substance not released free into the cell or in a single step। कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि ग्लूकोज को आपने तोड़ा और एनर्जी मिल गई। नो, इट्स नॉट ए सिंगल स्टेप प्रोसेस, इट्स रिलीज ओके, इट्स रिलीज इन 3 स्टेप्स। मैं तीनों स्टेप आपके कोर्स में है, वही आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन है। ये जो रेस्पिरेशन में होता है ना, एक कंपाउंड को ब्रेक किया और उसको आपने एनर्जी रिलीज की, इट्स नॉट अ सिंगल स्टेप, इट्स अ 3 लेवल ऑफ स्टेप्स। क्लियर? इसके अलावा एनर्जी कभी फ्री नहीं होती, उसको एटीपी के फॉर्म में स्टोर कर दिया जाता है। एंड इट रिलीज इन ए सीरीज ऑफ लो स्टेप वाइज रिएक्शन कंट्रोल्ड बाय एंजाइम्स एंड इट ट्रैप इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। मतलब ये जो पूरी आपका रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म है, एंजाइम के थ्रू कंट्रोल्ड होता है। और जो आपकी एनर्जी है, मैंने आपको कन्वर्जन बताया था, जो आपकी एनर्जी निकलती है वो उसका मोस्ट ऑफ 90% एनर्जी आपकी एटीपी के रूप फॉर्म में कन्वर्ट कर दी जाती है। स्टिल 5 to 10% ऑफ एनर्जी ये आपकी वेस्ट होती है, वो तो होगी वेस्ट। ओके, सॉरी। सो इसलिए लाइक दैट्स व्हाई इस प्रोसेस को होने में इस प्रोसेस में थोड़ा सा एंजाइम्स का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ओके, हेंस इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट द एनर्जी रिलीज बाय ऑक्सीडेशन इज द respiration is not used directly but used to synthesize the ATP which broken down whenever energy need to be utilized। अगर मान के चलो आपका सबस्ट्रेट टूटा, उसने आपको एनर्जी दी और अगर बॉडी ने उसको स्टोर नहीं किया तो वैसे वैसे निकल जाएगी, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स का लॉ यही कहता है कि एनर्जी फ्री होती है, वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में इजीली मूव कर सकती है। अगर एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा बन गई है तो डिफ्यूजन का लॉ ये कहता है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन। आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी बन गई, ऑटोमेटिकली स्टार्ट टू डिफ्यूज फ्रॉम योर बॉडी। और जो होता भी आपके दिन के टाइम पे आपका यही होता है, दैट्स व्हाई आपको नींद आती है। लेकिन बॉडी बहुत चालाक है, ये क्या करता है, उस एनर्जी को वेस्ट नहीं करती, उसको बाउंडेड कर देती इन द फॉर्म ऑफ सम बॉन्ड्स। Hence ATP is act as a currency of cell। ध्यान रखना, ATP को हम सेल की करेंसी कहते हैं। अगर एक सेल को दूसरे सेल से कोई काम होता है ना तो उसको ATP देने पड़ते हैं। अगर जैसे कि हम मार्केट में जाते हैं, फॉर एन एग्जांपल इफ यू आर परचेजिंग सम जनरल मटेरियल, a domestic material for your home, so you even like as you pay some rupees to the some shopkeeper, so at the same time सेल को दूसरे सेल से कुछ एक्सचेंज के लिए एटीपी देने पड़ते हैं। एक सेल दूसरी सेल के पास जाती है, वो कहती है ठीक है, एक सेल कहती है दूसरे सेल को आई विल गिव यू सम मटेरियल, मैं आपको कुछ दूंगा सामान आपको, लेकिन उसके बदले में कितने एटीपी तुम मुझे दोगे। तो लाइक वहां पे रुपीस की जगह एटीपी चलते हैं। दिस एनर्जी ट्रैप इन एटीपी इज यूटिलाइज्ड इन अ वेरियस रिक्वायरिंग प्रोसेस। आज के टाइम में जो भी एटीपी बॉडी स्टोर करती है
वो आप आज जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने में अपनी एनर्जी यूटिलाइज कर रहा हूँ, तो मतलब मैं एटीपी यूज कर रहा हूँ। सो एटीपी स्टोर करके आपके सेल्स में रखे हुए होते हैं, लाइक दे आर लाइक, जैसे आप होता है ना, आप जैसे आप इनकेस अर्न करते हो, तो आपको पता है कि अब सारा पैसा थोड़ी ना आज आपने अर्न किया और कल खर्च कर दिया। अगर ऐसा करेंगे तो आपको पता है आपके महीना भर कैसे निकलेगा, आपकी फैमिली को प्रॉब्लम आएगी। तो आप क्या करते हो, उसमें से जितना खर्च करने वाला होता है उसको निकाल लेते हो, और रिमेनिंग अमाउंट जस्ट यू पुट इन अ लॉकर ऑन समवेयर बैंक, कि जब हमें जरूरत पड़े तो मैं वहां से उसको यूज करूं, अदरवाइज मैं ऐसे उसको अगर आप क्या होगा, अगर आप उसको डेली घर में रखेंगे तो क्या होगा, पक्का खर्च होगा। तो दैट्स व्हाई जस्ट पुट इन योर बैंक, कि जब जरूरत पड़े तो मैं वहां से उसको निकाल लूं। Carbon skeleton produced during the respiration used as a precursor for the biosynthesis of other molecule in a cells। ये आपको लाइन समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। ये कह रहे हैं कि रेस्पिरेशन का मतलब सिर्फ कंपाउंड को ब्रेक करना नहीं है। रेस्पिरेशन में इवन कंपाउंड को ब्रेक करने के अलावा बहुत सारे दूसरे कंपाउंड्स भी बनाए जा सकते हैं। वो मैं आपको समझाऊंगा जब उसका मैं मेटाबॉलिक पाथवे पढ़ाऊंगा। रेस्पिरेशन में केवल कंपाउंड्स ब्रेक होने के साथ साथ दूसरे कंपाउंड्स भी बन सकते हैं, ये इसके प्रिकर्सर बनते हैं, वो मैं बताऊंगा कैसे, लेकिन अभी आपको समझ में नहीं आएगा ये। चलिए, प्लांट रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है एंड CO2 रिलीज करते हैं। हेंस अ प्लांट हैव अ सिस्टम इन अ प्लेस दैट एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। प्लांट अनलाइक एनिमल्स हैव नो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन फॉर अ गैसेस एक्सचेंज, दे हैव अ स्टोमेटा एंड लेंटिकल्स फॉर दिस पर्पस। देखिए, अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में कोई लंग्स तो होते नहीं है, डायफ्राम होता नहीं है, कोई रेस्पिरेशन ट्यूब होती नहीं है। वो तो क्या होता है, स्टोमेटा और लेंटिकल्स के थ्रू गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। स्टोमेटा होते हैं लीफ के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, लेंटिकल्स स्टेम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। जो प्लांट के अंदर आपको जो वेजिटेटिव पोर्शन दिखाई देता है, जैसे कि लीफ है, स्टेम है, रूट है, हर अपना पोर्शन अपना अपना, देखिए हर एक पोर्शन को अपनी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम अपना अपना, हर एक डिपार्टमेंट है, तुम अपना अपना तरीका चलाओ। लीफ के पास स्टोमेटा होते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्टेम का अपना अलग तरीके से तुम ऑक्सीजन लो, लीफ कोई कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, तो उसके पास लेंटिकल्स होते हैं। रूट में अगर आप जाओगे तो रूट में अगर आप जाओगे तो रूट्स में भी कुछ रूट से होल होते हैं जिसके थ्रू ऑक्सीजन लेते हैं सॉइल से। सो इट मीन्स प्लांट के पास कोई ऐसा क्यूमुलेटिव स्ट्रक्चर नहीं होता, लेकिन एनिमल्स में प्रेजेंट होता है। लंग्स होते हैं उसमें, लाइक अब ऐसा थोड़ी ना है कि आप लंग्स ऑक्सीजन लेता है वो पूरी बॉडी को सप्लाई करता है, ठीक है। Each living cell in a plant is located quite close to the surface of plant. While in a woody stem or root, living cells arranged in a thin layer inside a beneath the bark. They are called lenticels. Lenticels के बारे में बताया क्या होता है? जनरली क्या होता है कि लीफ की अगर आप बात करें तो जितनी भी लिविंग सेल्स होती है ना, ये हमेशा आपके सरफेस पे होती है, जिससे कि वो आपके सनलाइट को ट्रैप करके, क्योंकि हर एक लिविंग सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है जो जितनी भी आपकी प्लांट के सरफेस पे होती है, मतलब एपिडर्मिस के पास में होती है, जिससे कि वो सनलाइट को इजीली ट्रैप करें, तो मतलब मैक्सिमम अमाउंट वो ट्रैप कर लें, और उसको ट्रैप करके, क्योंकि हर लिविंग सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होगा, और ट्रैप करके फूड का फॉर्मेशन करें। लेकिन क्या होता है, स्टेम में थोड़ी सी कहानी अलग होती है। स्टेम में थोड़ी सी कहानी डिफरेंट कैसे होती है, क्योंकि अब ये लेंटिकल्स कहाँ पाए जाते हैं, स्टेम के ऊपर, लेकिन ये लेंटिकल्स क्या होता है, लाइक होल लाइक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो लेंटिकल्स क्या होते हैं, ये बार्क के नीचे की तरफ होते हैं, मतलब बार्क आउटर स्ट्रक्चर होता है, बार्क के नीचे की तरफ एक आपकी थिन लेयर होती है जो कि आपके लेंटिकल्स होती है, जिसको हम लेंटिकल्स कहते हैं। तो बार्क आपने देखा होगा ना, जो लकड़ी होती है, बार्क होता है उसके चारों तरफ, तो बार्क को अगर आप हटाएंगे तो उसके नीचे लेंटिकल्स पाए जाते हैं। तो उस वक्त स्टेम को थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है ऑक्सीजन लेना, ठीक है। ये देखिए लेंटिकल्स, ये दिख रहे हैं आपको, इस स्टेम के ऊपर हल्के हल्के छेद दिख रहे हैं, आपने देखे भी होंगे। ये लेंटिकल्स कहलाते हैं। यही लेंटिकल्स गैसेस एक्सचेंज का काम करते हैं, ठीक है। चलिए, रेस्पिरेशन बेसिकली ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी के बेस के ऊपर दो टाइप के होते हैं, एरोबिक और अनारोबिक। और हम एरोबिक और एनारोबिक दोनों हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। और अगर आप प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स बेसिकली एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, बट जब सीड का जर्मिनेशन होता है, सो एट दैट टाइम दे में परफॉर्म में एनारोबिक, बट हर बार श्योर नहीं होता, ठीक है। दे में परफॉर्म बोला। एरोबिक में क्या होता है, ऑक्सीजन को यूटिलाइज किया जाता है, फ्री ऑक्सीजन को यूटिलाइज किया जाता है। और इसमें क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन व्हेन यू टेक ऑक्सीजन, तो जब आप ऑक्सीजन लेते हैं तो आपके रेस्पिरेटरी कंपाउंड्स का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, और जिसकी वजह से CO2 एनर्जी प्लस वाटर मॉलिक्यूल एज ए प्रोडक्ट बाहर आते हैं, ठीक है। और इसमें ज्यादा से ज्यादा एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। एनारोबिक की बात करें, इसमें फ्री ऑक्सीजन यूटिलाइज नहीं होती है, ओके। और इसमें सम सेल्स
लिव वेयर ऑक्सीजन मे और मे नॉट बी अवेलेबल। ये मैं आपको लाइन समझ में आएगी जब आप ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं फैकल्टेटिव एनारोबिक, कहने का मतलब है कि अगर कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दोनों दोनों कंडीशन में सर्वाइव कर जाएंगे, मतलब ऑक्सीजन मिले या ना मिले उस केस में कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं। हम ऑब्लिगेट एरोबिक हैं तो हमें स्ट्रिक्टली हमें ऑक्सीजन चाहिए, स्ट्रिक्टली हमें ऑक्सीजन चाहिए, ओके, अदरवाइज पर्सन की डेथ हो जाती है। ठीक है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी है जैसे हमें लिखा भी हुआ है, कुछ ऑर्गेनिज्म फैकल्टेटिव एनारोबिक और ऑब्लिगेट एनारोबिक भी होते हैं। ऑब्लिगेट एनारोबिक का मतलब है स्ट्रिक्टली दे आर एनारोबिक, मतलब उनको ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं चाहिए, अगर उनको ऑक्सीजन दी तो मर जाएंगे। फैकल्टेटिव एनारोबिक ये फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबल मतलब कि वैसे तो ये बेसिकली क्या होता है, एनारोबिक होते हैं, अगर ऑक्सीजन मिल गया तो डील कर लेते हैं ऑक्सीजन से। ठीक है, लेकिन हम अपनी बात करें तो हम ऑब्लिगेट एरोबिक हैं, लेकिन फिर भी हमारी बॉडी के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन चलता है ड्यूरिंग द एक्सरसाइज। जब हम जिम करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर एनारोबिक शुरू हो जाता है, मैं बताऊंगा कैसे। एरोबिक रेस्पिरेशन द कंप्लीट कंबशन ऑफ ग्लूकोज, इसके अंदर क्या होता है कि ग्लूकोज का जब कंप्लीट कंबशन होता है और वो ग्लूकोज CO2 प्लस H2O के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और आपको एनर्जी देता है, और एनर्जी इट में कन्वर्ट एज ए हीट। जैसे यहाँ पे देखिए आपका ग्लूकोज है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबस्ट हो गया एंड इट कन्वर्ट इनटू द CO2 प्लस H2O एज वेल एज एनर्जी। ग्लूकोज कंपाउंड इज फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड विच सनलाइट कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी, और ये केमिकल एनर्जी आपकी ग्लूकोज है। और जब आपने इसको ब्रेक डाउन किया, अब ये जो आपको एनर्जी मिल रही है इज नथिंग, इट्स योर सनलाइट जो आप यूटिलाइज करते हो। ठीक है, ग्लूकोज इज कंसिडर्ड एज अ बेस्ट रेस्पिरेटरी सब्सटेंसेस, याद रखना सबसे बेस्ट रेस्पिरेटरी सब्सटेंसेस है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, ओके, इस रिएक्शन की, ये रेडॉक्स रिएक्शन है। रेडॉक्स मतलब इसके अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके मेडिकल एंट्रेंस का और आपके बोर्ड एग्जाम्स का, कि हाउ कुड यू से दैट ग्लूकोज या रेस्पिरेशन इट्स लाइक ए रेडॉक्स रिएक्शन। वो कैसे होगी मैं आपको देखिए। अब आप लाइक आप कैसे उसको रिडक्शन और ऑक्सीडेशन शो करेंगे। ऑक्सीडेशन जैसे कि ग्लूकोज से CO2 का बनना, जैसे कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपने से 11th में पढ़ा होगा। ऑक्सीडेशन ये कहता है जब किसी कंपाउंड से ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है तो उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। जैसे देखिए ग्लूकोज से ऑक्सीजन बाहर आ रहा है, यहाँ पे देखिए ग्लूकोज से ऑक्सीजन बाहर आ रहा है, तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन बाहर आ गया, तो मतलब क्या बना आपका, सॉरी ऑक्सीजन, आप कहने का मतलब है कि इस ग्लूकोज से आपका हाइड्रोजन बाहर आ गया। फॉर एग्जांपल आपका इस ग्लूकोज से हाइड्रोजन बाहर आ गया, और जैसे ग्लूकोज से आपका हाइड्रोजन निकल गया, मतलब इसमें क्या है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन बाहर निकल गया और इससे CO2 का फॉर्मेशन हुआ। तो ऑक्सीडेशन के 3 रूल है, अगर आपका O2 बाहर निकल जाए, आपका हाइड्रोजन बाहर निकल जाए या इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, जो निकलने वाला प्रोसेस है ना, वो सारा ऑक्सीडेशन में आता है, आइदर इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन बाहर निकल गया, इसमें देखिए हाइड्रोजन है, इसमें हाइड्रोजन नहीं है, तो मतलब इससे जो है CO2 बन रहा है, दैट इज ऑक्सीडेशन। व्हाइल इन केस ऑफ द रिडक्शन, आपका जो 6O2 होता है इसमें हाइड्रोजन आके कनेक्ट हो गया, तो ये रिडक्शन हो गया। ठीक है, देखिए मैं आपको दूसरे तरीके से दिखाता हूँ। देखिए ये रिएक्शन है, अब ग्लूकोज से जो CO2 बन रहा है ये ऑक्सीडेशन है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन रिमूव हो गया है। या देखिए इसमें हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन जो O2 से H2O बना है ये रिडक्शन है, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड हो गया है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द रेडॉक्स रिएक्शन। और याद रखना इससे निकलती है आपकी जो एनर्जी, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ब्रेक करने से 686 किलो कैलोरी एनर्जी निकलती है। ओके, रिमेनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस रिएक्शन, एरोबिक रिएक्शन होती है, हाईली कोऑर्डिनेटेड रिएक्शन है, और इसके अलावा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है जिससे कि एनर्जी रिलीज होती है। कहने का मतलब एरोबिक तो आपको पता है, हाईली कोऑर्डिनेटेड है, मतलब इसमें क्या होता है, 3 स्टेप्स होते हैं, एक पहला होता है ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा क्रैब और तीसरा ETS, और तीनों इतने बेस्ट तरीके से चलती है कि एक रिएक्शन दूसरी रिएक्शन को कोई इंटरफेयर नहीं करती। इन द current living cells only, all the energy contained in respiratory substrates is released into it not released free into the cells or in a single step. It has a 3 steps: glycolysis, Krebs cycle and the ETS। ये तीनों ही आपके इंपॉर्टेंट पार्ट है और तीनों ही सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था जब सबस्ट्रेट को आप ऑक्सीडाइज करते हो, इससे जो एनर्जी निकलती है, इट्स नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, इट्स लाइक इट डिवाइडेड इनटू द 3 प्रोसेस एंड द 3 प्रोसेस आर इन फ्रंट ऑफ यू ऑन योर स्क्रीन। सबसे पहला ग्लाइकोलाइसिस, जिसको आप EMP पाथवे भी कहते हैं, क्योंकि 3 साइंटिस्ट ने इसको डिफाइन किया था, तो उनके इनिशियल नेम से आपको EMP कह दिया। क्रैब साइकिल, जिसको आप ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, ओके, इसको आप ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी कहते हैं। 1 मिनट, मैं एक बार मोबाइल आपका, मेरा लैपटॉप चार्जिंग पे लगा लेता हूँ, एक्चुअली दिस वाई इट्स ब्लिंक कर रहा है ये। ओके, जस्ट वेट।
चलो मैं पहले ख़त्म कर देता हूँ उसको, पहले मैं ख़त्म कर देता हूँ। चलिए, आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। सो ये ग्लाइकोलाइसिस, क्रैब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, दिस इज़ आर योर इम्पोर्टेंट पार्ट, जिसमें हम ग्लाइकोलाइसिस है, आपका ये हम तीनों के बारे में अब थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमने एरोबिक रिएक्शंस के बारे में देखा, नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा एनारोबिक के बारे में बेसिक डिटेल देखेंगे। ये दोनों की रिएक्शंस हमें पढ़नी है और डिटेल में पढ़नी है, ठीक है? तो चलो बॉटनी का पहला लेक्चर आपका हुआ, अब हम पढ़ेंगे आपका एनारोबिक सिस्टम के बारे में, थोड़ा और उसके बारे में स्टडी करेंगे, फिर हम एरोबिक रिएक्शन के तीनों स्टेप्स के बारे में देखेंगे। ग्लाइकोलाइसिस, क्रैब साइकिल एंड द ईटीएस, ये तीनों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है?